नमस्ते। चलो देखो, हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे संधि, और संधि में संधि करने से पहले शब्दावली में क्या हुआ? चलो देखो, आज हमको करना, हाँ वो मैं कर लूंगी दूसरा सेट। चलो, आज हम लोगों को करना है शब्दावली में तत्सम तद्भव। तो तत्सम तद्भव में हम देखेंगे, आप लोगों को सेट नंबर 1 में भी मिलेगा ये, तो ध्यान देना है। पहला शब्द है इसी का। इसी का तत्सम शब्द संस्कृत का है, इसका तद्भव होगा ईंट। आगे शब्द है ईर्ष्या। ईर्ष्या तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा ईर्ष्या। देखो यहाँ पे य का उच्चारण हो रहा है, यहाँ य का उच्चारण नहीं हो रहा, तो दोनों में इतना अंतर हुआ है। शब्द है बंसी। बंसी तत्सम में हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं बांसुरी। आगे आता है हमारा शब्द है बधिर। बधिर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा बहरा। आगे शब्द है बुभुक्षा। तत्सम शब्द है संस्कृत शब्द, इसका तद्भव हो गया भूख। आगे शब्द है बलिवर्द। बलिवर्द तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा बैल। शब्द है आगे कर्ण। तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कान। आगे शब्द है कंकण। कंकण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कंगन। आगे शब्द है कर्म। कर्म तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा काम। हाँ जी, लास्ट मैंने जब तत्सम तद्भव पढ़ाए थे तो मैंने आपको ये बताया था कि हर शब्द का तद्भव हो जरूरी नहीं है, हर शब्द का तत्सम हो ये जरूरी नहीं है। और एक बात ये समझ लो, जितनी लिस्ट तुमको यहाँ पे दी जा रही है पहले उसको याद कर लो। पहले तुम जिस कंकड़ की बात कर रहे हो, कंकड़ वो हिंदी शब्द है, वो संस्कृत शब्द नहीं है, ठीक है? तो पहले ये वाला याद रख लो। और जो दिमाग में जितनी भी जिज्ञासाएं आती है ना, खास करके तुम्हारे, क्या नाम है तुम्हारा? भानु। तो भानु मैं तुमको एक यहाँ पे बात कह रही हूँ कि जो जितनी भी तुम्हारे अंदर जिज्ञासा आती है, एक बगल में ना रफ कॉपी रखो, राइट? और जैसे ही तुम्हारे दिमाग में जो भी भाव आता है, उस रफ कॉपी पे लिख दो कि ये वाला मैम से पूछना है, ठीक? और जैसे ही क्लास खत्म होती है, फिनिश होती है, तुरंत अपना डाउट यहाँ पे लेके आओ पहले, ठीक? जब मैं पढ़ा रही हूँ उस समय बीच में मत टोका करो, ऐसे जो यहाँ लिखा हुआ है पहले उस पर फोकस करो। अगर उससे अलग वाली बात तुम्हें जैसे पूछनी है तो क्लास के बाद, ठीक है? तुरंत आगे देखो, शब्द है हमारा कपोत। कपोत तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कबूतर। आगे शब्द है करपास। करपास तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कपास। आगे शब्द आता है, अब ध्यान दीजिएगा, पहला तो शब्द है कंकण, इस पर स्टार डाल दीजिए, रिपीट मोड पे आता है परीक्षा में। उसके बाद शब्द है आपका कपोत, तत्व ये आपका रिपीट मोड पे आता है। करपास, कर्पूर, करपट, कास्ट, यहाँ तक एकदम स्टार डाल दीजिए, रिपीट मोड पे आते हैं परीक्षा में, बिल्कुल याद होने चाहिए एकदम पक्के पक्के। आगे शब्द है आपका कर्पूर। कर्पूर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कपूर। आगे शब्द है करपट। तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कपड़ा। आगे शब्द है काष्ठ। काष्ठ शब्द है तत्सम, इसका तद्भव हो जाएगा काठ। अब ये काठ का मतलब क्या होता है? लकड़ी के लिए जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो लकड़ी की चीजों को हम संस्कृत में काष्ठ कह देते हैं और हिंदी में आप काठ कहने लगे हैं। तो आपने मुहावरा भी सुना होगा कि काठ का बर्तन एक बार ही चढ़ता है, ऐसे बोलते हैं ना, मुहावरा लोकोक्ति है ये, तो उसका मतलब होता है लकड़ी। आगे शब्द है कार्य। कार्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कारज। आगे शब्द है काकः और काक। ध्यान रखना विसर्ग लगा हुआ है, एकदम से शुद्ध संस्कृत रूप है, और काक इसका तत्सम रूप है। तो कभी कभी परीक्षा में ये आ जाता है, कभी कभी ये आ जाता है। तो काक तत्सम शब्द, इसका तद्भव हो जाएगा कोआ। आगे शब्द आता है कोकिला। कोकिला या कोकिल, ठीक है? दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कोयल। आगे शब्द आता है
कोटि, कोटि देखो यहाँ पे जो कोटि शब्द है, इस कोटि शब्द का अर्थ करोड़ तो होता ही है, साथ ही साथ इसका मतलब प्रकार भी होता है, ठीक है। तो आपको ये अनेक शब्दों में अनेकार्थक शब्दों में भी ये मिलेगा, तो उसके लिए भी आपको याद करना है। तो ये जो यहाँ पे कोटि है ये तत्सम रूप है और इसका तद्भव है करोड़। आगे शब्द आता है कदली, इस पर स्टार डाल दीजिए, रिपीट मोड पे आता है। कदली तत्सम रूप है, इसका तद्भव होता है केला। आगे शब्द आता है कूप, कूप कहते हैं कुआं, तत्सम रूप है, इसका तद्भव हो जाएगा कुआं। आगे शब्द आ गया कुकुर, कुकुर तत्सम रूप है, इसका तद्भव हो जाएगा कुत्ता या कुकुरा। ध्यान रखिएगा विकल्प में अगर दोनों मिलेंगे तो आप किसे लगाएंगे? कुकरा, क्योंकि कुकुर से कुकरा बना है और कुत्ता उसके बाद जाके बना है, ठीक है। आगे शब्द है हमारा कुक्षी, कुक्षी तत्सम शब्द है, स्टार डाल दीजिए इस पे, रिपीट मोड पे आता है, ये भी तत्सम रूप है, इसका तद्भव हो जाएगा कोक। आगे शब्द है कुपुत्र, तत्सम रूप है, इसका तद्भव हो जाएगा कपूत। आगे शब्द आता है कुटुंब, कुटुंब तत्सम रूप है, इसका तद्भव हो जाएगा कुटुंब। कुटुंब जैसे कुनबा बोल देते हैं, परिवार जो घर परिवार होता है। आगे शब्द आता है केश, तालुशाह है यहाँ पर, ठीक है, ये तत्सम रूप है, इसका तद्भव हो गया केस यानी बाल, ये बाल के लिए बोला गया शब्द है। आगे शब्द आता है हमारा कटु, कटु कहते हैं कड़वा के लिए, ठीक है, तो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कड़वा। शब्द है मधुक, मधुक तत्सम रूप है, इसका तद्भव हो जाएगा महुआ। क्या होता है महुआ, जानते हो कुछ? किसको कहते हैं? क्या होता है? पक्षी नहीं, पेड़ होता है एक, और मेरे ख्याल से शायद किसी, हाँ मतलब किसी औषधि के रूप में प्रयोग होता है, तो जैसे महुआ का तेल बोल देते हैं ना, वही आता है शब्द, ठीक है। तो दूध में घोल के किसी दवा के रूप में दिया जाता है, ठीक है, तो वो एक तरह से औषधि है। आगे शब्द आता है मयूर, मयूर तत्सम रूप है, इसका तद्भव हो जाएगा मोर, ठीक है। चलो इनको याद रखना है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग कर रहे थे संधि, संधि में हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों कल नहीं पढ़ाया था? कल मैं भी भीगते हुए आई और भी बच्चे भीगते हुए आए, तुम लोग क्यों नहीं आए? लौट के चले गए? लौट के क्यों चले गए? हमने तो क्लास ऑफ नहीं करी थी, हमने तो अच्छा बात करी थी, बात करने कहा क्लास नहीं चलेगी। बोल रहा था कि एक ही बच्चा है कि वो चलाएंगे पेन ड्राइव, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, एक बच्चा नहीं आया था, सारे ही बच्चे आए थे लगभग। 5 बजे एक ही बच्चा आया था, आप भी आए थे। मैं भी 5:03 पे यहाँ आ गई थी। सारे बच्चे जो थे ना नीचे ही खड़े भीग रहे थे, ठीक है, तभी के थोड़ा सा पानी झड़ जाए उसी में ही, आप लोग रास्ते से मतलब चले गए। अरे क्या मतलब बहाना बहुत अच्छा है, सही है। तो फिर घर बैठ के पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो ऑनलाइन भी तो चलता है ना, नहीं कहते छुट्टी हो गई, हाँ तो गई कल की क्लास। तो फिर आज हम करेंगे वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि हमारी कल हो गई। एक बात ध्यान रखिए, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, कैसे भी हो, आना ही आना है, ठीक है। अगर यहां से कॉल जाए कि क्लास बंद है, तो या फिर जो ग्रुप मैसेज जाता है आपका उसमें देख लो कि मैसेज आया कि नहीं आया है। अब होता क्या, ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए मैंने मैसेज बॉक्स बनाया हुआ है ग्रुप, लेकिन उसमें टिकते नहीं है, पता नहीं कौन सा ऐसे कि निकल जाते हैं, लेफ्ट हो गए भाई। कोई ऐसा मैसेज तो मैं भेजती नहीं हूँ, वो भी 3 महीने के लिए रुकना होता है, जितने दिन की आपकी क्लास होती है उतने में भी टिकते नहीं है। तो वहाँ पे यही है, मैसेज आपके पास पहुँच जाएगा, उससे आराम से आपको पता चल जाएगा कि क्लास बंद है कि नहीं है, उससे पहले देख सकते हो। तो जब तक मैसेज ना जाए, इधर से कॉल ना जाए, तब तक क्लास ऑफ नहीं होगी, चलेगी, है ना। अब बारिश, मैंने क्या कहा, बारिश हो, तूफान हो या कैसे भी हो, पूरी तरह से भीग के ही आना पड़े, मैं भी आऊंगी, तुम लोगों को भी आना है, यही तो है। तो भाई ये बताओ कि जिंदगी का संघर्ष यही तो है।
और जब कभी सिलेक्ट हो जाओगे तो फिर माइक पे बोलने में लगेगा आंधी हो तूफान हो, लेकिन हम हमेशा क्लास लेने जाते थे, तब हम सफल हुए थे ऐसे। फिर जो और छोटे छोटे यार तुम लोग, तुम्हारे सर में दर्द हो जाता है तब क्लास नहीं लेने जाते। अब जैसे आपके पापा लोग कहते हैं हम जाते थे, नदी पार करके जाना होता था, इतने किलोमीटर पैदल जाते थे, इतने साइकिल पे जाते, सुनने को मिलते हैं ना ताने। हाँ, तो तुम भी तो तैयार करो ना अपने लिए। एक दिन बारिश में आ रहे हो लेकिन रोज बताओ हम तो बारिश में भी भीगते हुए जाते थे, है ना। तो कुछ तो अपने लिए ऐसा रखो कि बताना पड़े, मोटिवेट हो आगे वाली पीढ़ी। या ये कहोगे ना हम तो मस्त आराम से जाते थे चलो, और एसी में बैठते थे सही है। चलो देखो, वृद्धि स्वर संधि में लिखना है हम लोगों को तो जो कल की क्लास छूटी है जिन लोगों की, भी घर जाके उसको देखना, ठीक। हमने देखा कि जो दीर्घ स्वर संधि है हमारी, उसमें हमारा समान जाति के वर्ण आते हैं, ठीक है। अंतिम वर्ण या प्रथम वर्ण पर समान जाति के वर्ण होते हैं। गुण संधि में हमने देखा कि यदि हमारा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए आ हो और उसका मेल ई उ और री से होता हो, तो वहां पे हमारी गुण संधि थी। अब हम देखेंगे वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में अब आप इस चीज को देखिएगा कि जब मैंने आपको स्वर लिखवाए थे तो यानी आ से लेकर और री तक पहली लाइन में लिखवाया था, और अब इसके बाद हमारा दूसरा वर्ण आएगा ए आई ओ औ। तो हम इसी को यहाँ पर देखने वाले हैं कि पहले में हमने देख लिया ये वाली लाइन और दूसरे में अब हम देखेंगे ये वाली लाइन। तो ध्यान रखिए, मैंने जो आपको स्वर को लिखने का जो तरीका बताया वो इसलिए बताया जिससे कि आपके दिमाग में ना हमेशा एक ग्राफ बना रहेगा हर चीज का, चाहे वो आपके स्वर का वर्गीकरण हो चाहे वो संधि हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गुण संधि में हमने देख लिया। अगर हम इसे थोड़ा सा देखें, यानी कहने का मतलब है कि दीर्घ संधि में हमारा इनका आपस में मेल, उसके बाद ई आ गया और ये उ आ गया। तो हमने देखा गुण जो हमारी दीर्घ संधि थी इनमें आपस में, लेकिन जब गुण संधि आई तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, अंतिम वर्ण ये हो गया और प्रथम वर्ण ये हो गया, तो ये गुण संधि हो गई। और अब वृद्धि संधि हमारी ऐसे होगी कि अंतिम वर्ण ये हो जाएगा और प्रथम वर्ण हमारा ये होगा, तो उसी को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्रम भी पता चल जाता है कि कैसे हम इसको लेकर चलते हैं। तो चलिए वृद्धि संधि का परिभाषा लिखेंगे हम यहाँ पर। लिखिए, यदि किसी अ या आ का मेल किसी ए आय ओ आओ से हो तो उत्पन्न विकार क्रमशः अय तथा आओ हो जाता है। इसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। यदि किसी आ का मेल किसी ए आय ओ आओ से हो तो उत्पन्न विकार क्रमशः अय तथा औ हो जाता है। इसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। लिख लिया? चलो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। इसे ये तो हो गई परिभाषा, और हम इसे ग्राफ से समझते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है।
हम जानते हैं कि संधि जो हमारी होती है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से मेल करता है। तो यहाँ पे अंतिम वर्ण पर हम देखते हैं कि यदि किसी ए या आ का मेल किससे हो रहा है, किसी ए या आय से हो या किसी ओ या आओ से हो, तो इनका आपस में, यानी अगर इसका मेल इसके साथ होता है तो उत्पन्न विकार हमारा क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। इसकी मात्रा जो होगी वो क्या हो जाएगी, डबल मात्रा। आप जानते हैं जिसके ऊपर कोई मात्रा नहीं उसकी मात्रा एक मात्रा, और जिसके ऊपर एक मात्रा दिखती है हमको उसकी दो मात्रा हो जाती है। अगर इस ए आ का मेल ओ आओ से हो जाएगा तो इसका उत्पन्न विकार आओ हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी मात्रा हमारी डबल आ जाएगी। ये हमारा फॉर्मूला है, इसी को आपको याद करना है, इसी पर स्टार डाल दीजिए। यानी याद परिभाषा नहीं करनी, याद आपको ये फॉर्मूला करना है। इसमें हमारी दो स्थिति बनेंगी, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। उतार लीजिए। जब भी कोई फॉर्मूला याद करोगे, फॉर्मूला के अंदर जो आपका तीर आ रहा है, जैसे तीर मैं बनाती हूँ, उन पर हमेशा फोकस करना। वो तीर ही आपको बताएंगे कि आपकी संधि में कौन सा परिवर्तन हो रहा है और किसके साथ परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, लिख लिया ये। देखो, ऑनलाइन में छात्र ने एक प्रश्न किया है कि मैम कुआं सही होगा या कुएं सही होगा। सबसे पहले ये वर्तनी में देख लो, जब हम लिख रहे हैं कुआं तो कुआं का मतलब है एक, और जब हम इसका बहुवचन बना रहे हैं तो हम लिख रहे हैं कुएं। यानी आकारांत बहुवचन बनता है एकारांत से, तो इसलिए हम आ हटाकर ए लगा देते हैं। तो ये है एक वचन रूप, ये है बहुवचन रूप, दोनों ही वर्तनी सही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि हम जब कह रहे हैं कि यहाँ एक कुआं है तब हम आ लगाएंगे, और जब कहेंगे कि यहाँ पे 3 कुएं हैं तो वहाँ हम ए लगाएंगे। तो वर्तनी में ये ध्यान रखना है, ये एक वचन और बहुवचन रूप है। चलो, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब देखो, इसमें 2 तरह की स्थिति बनी है। कौन कौन सी? पहली स्थिति क्या बनेगी, यदि किसी अ या आ का मेल किससे हो रहा है, किसी ए या आय से हो रहा है, तो उत्पन्न विकार हमारा क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो चलो इसी को हम देखेंगे आगे विस्तार से। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी लघु अ का मेल किससे हो रहा है, किसी ए से हो रहा है, या किसी लघु अ का मेल किससे हो रहा है, किसी आय से हो रहा है, या किसी दीर्घ आ का मेल किसी ए से हो रहा है, या किसी दीर्घ आ का मेल किसी आय से हो रहा है। ठीक है, हर स्थिति में जो उत्पन्न विकार होगा वो क्या होगा, आय होगा। ठीक है, इसकी मात्रा कैसे आएगी, 2 मात्रा आ जाएगी। यानी शब्द के मध्य में आपको क्या दिखेगा, 2 मात्राएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, पहले बाद में लिखना, पहले समझ लो। मान लीजिए हमने शब्द लिया 1 + 1। ये शब्द है, इसको हम कैसे संधि करेंगे, तो हमको पता है कि अंतिम वर्ण हमारा क्या है यहाँ पर, अ। जब हमने अ यहाँ पे रखा है, यहाँ शेष क्या बचेगा, क के नीचे हल बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या वर्ण आ गया, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए। दोनों का मेल करेंगे, ये स्थिति कौन सी आ रही है हमारी, ये वाली। ठीक है, तो उत्पन्न विकार क्या हो जाएगा हमारा, आय हो जाएगा। यहाँ पे क्या टुकड़ा बचा हमारे पास, क, हमने उतार लिया। यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा बचा है, हम उसे उतार लेंगे। क के नीचे हल है, अब इसको जोड़ देंगे वापस से। ठीक है, ये आय इस क को क्या करेगा, पूरा कर देगा। तो क के ऊपर ये मात्रा आ जाएंगी, बचा हुआ टुकड़ा
और बचा हुआ टुकड़ा। तो शब्द क्या बन गया? एक एक के। तो एक एक के मतलब जैसे हम कहते हैं एक के बाद एक, तो एक एक के शब्द का हम जब प्रयोग करते हैं इसका मतलब हो जाता है एक के बाद एक। जैसे बारंबार बनता है बार बार शब्द से, तो ऐसे ही एक और एक से बनता है एक एक के, यानी एक के बाद एक। उतार लीजिए जल्दी से फटाफट से। हाँ हाँ, अभी हमारा अंतिम वर्ण पे ही चल रहा है, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण पे ही चल रहा है। अभी जैसे ही पलटेगा तो संधि बदल जाएगी हमारी आगे। यहाँ पे छात्र ने फिर से क्वेश्चन किया है कि मैम बहुवचन में तो बिंदी आनी चाहिए, ऐसे कुएं हो तो। देखो बेटा, या तो इसका मतलब ये है कि आपने बिल्कुल ही हिंदी पढ़ी नहीं है, ठीक है। अभी आपने जब बिल्कुल हिंदी नहीं पढ़ी है तो तसल्ली से बैठ जाइए। अब जितने भी मैं टॉपिक करा रही हूँ एक तरफ से सारे टॉपिक करिए, क्योंकि कुएं के ऊपर बिंदी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी इसका रीजन मैं तब बताऊंगी जब हम वचन पढ़ेंगे। जब हम वचन पढ़ते हैं वहां पे आपको सारी स्थिति समझ में आ जाएगी, और सिर्फ एक कुआं मात्र एक शब्द नहीं है जिससे आपको बिंदी का होना या नहीं होना पता चले, ऐसे तमाम सारे शब्द हैं। तो वहां पे पता चलेगा कि बहुवचन बनाने में किसके अंत में बिंदी आती है और किसके अंत में बिंदी नहीं आती है। तो अभी यहाँ पर आप तसल्ली करके बैठ जाइए, क्योंकि हम सीख रहे हैं संधि। और यहाँ पर आप एक पॉइंट अपना समझ लीजिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अभी तक डाटा नहीं है आप लोगों को, इसलिए बोलती रही हूँ, आपके इधर उधर के प्रश्न बताती रही हूँ कि चलो अभी नए नए आए हो, अभी आपको पता नहीं है। एक बात ये याद रख लो बेटा, जीवन में अगर आपको दिल्ली से जाना है इलाहाबाद, तो अगर आपने टिकट लिया मुंबई का तो जिंदगी में इलाहाबाद नहीं पहुंच पाओगे। तो हम लोग जा रहे हैं इलाहाबाद और तुम टिकट लेके बैठे हो मुंबई का, तो ना तो इलाहाबाद जा पाओगे और ना मुंबई, क्योंकि ट्रेन में बैठ गए हो इलाहाबाद की और टिकट ले लिया है मुंबई का, तो कुछ नहीं हासिल होने वाला। तो चल रहा है यहाँ पे संधि, और आप अटक कहाँ रहे हो? वचन में। तो याद रख लो ना, वचन समझ में आएगा ना संधि, और फिर बाद में कहोगे हाँ मैडम से कुछ पढ़ाना वढ़ाना तो आता नहीं है, पढ़ाया ही नहीं हमको, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो जो पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस करो, समझ गए? चलो लिख लिया ये। इसके बाद आता है हमारा अगला शब्द। देखो पता है बात यही है, समस्या क्या है आज के बच्चों की। वैसे हालांकि हाँ ये वाली चीजें मुझे वैसे ही डर लग गया। कल मैंने एक खबर पढ़ी कि एक प्रिंसिपल ने डांट दिया था बच्चों से कि बाल कटवा के आया करो, और दोनों बच्चों ने प्रिंसिपल को ही हत्या कर दी चाकू मार के, सुनिए। हाँ, तो मैं तो कल ही सोच रही थी साथ में, मैंने कहा यार मैं बहुत डांटती रहती हूँ, पता चले वो तो 12th के बच्चे थे। मैंने कहा हाँ, कहे कि हाँ बनाते हैं ज़्यादा मास्टर नहीं, कि चलो रास्ते में ही कहीं ठोक ठाक दें कि चलो मैडम देखते हैं, हाँ बहुत डांटती हो। तो ये उत्तर प्रदेश के ही किसी इलाके की बात है, शायद वो मुझे ढंग से याद नहीं रहा, तो मैं वही चीज़ कह रही, मैंने कैसा जमाना। हाँ हरियाणा की, अच्छा। तो मैं ये वाली चीज सोच के मतलब कि अरे मतलब बच्चों को तो तरीके से रहना सिखा रहा है टीचर, और आपको ऐसा लग रहा है वैसे आज का बच्चा जो है उसको लगता है ना मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ और मैं जैसे चाहूँ वैसे टीचर पढ़ाए। तो अगर आप जैसे चाहते हो वैसे टीचर पढ़ाए तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो आपका AI है, आप उससे पढ़िए, क्योंकि सबसे बेहतर जो है वे आपकी मर्जी से, आपके अनुसार, आपको जो अच्छा लगता है वैसा पढ़ाने वाला सिर्फ AI है। और किसी ह्यूमन से पढ़ोगे तो वो पहले अपनी अकल लगाएगा कि भाई पहले मेरे अकॉर्डिंग पढ़ लो। तो अगर फिर वही वाली बात है ना, टीचर और शिष्य में फिर अंतर क्या होता है? यही होता है ना, टीचर को पता होता है कि कैसे आपको लेके चलना है, तो टीचर के अकॉर्डिंग चला करो। जब मैं बता रही हूँ तो जो बता रही हूँ वो समझ लिया करो। आगे देखो, एक शब्द मैं आगे लिख रही हूँ, शब्द है हमारा मत प्लस एक के। ध्यान देना, जब भी आप किसी शब्द को बना रहे होते हो ना, यहाँ पे जैसे मैं बता रही हूँ शब्दों का ये एक तरह से ऑपरेशन चल रहा है। कई बार बहुत सारे शब्द जब बन के आते हैं आपको अर्थ नहीं पता होता है। अर्थ कैसे पता चलेगा? जब आप छोटे छोटे शब्दों का अर्थ लेकर चलोगे। बताइए यहाँ पे मत शब्द का अर्थ क्या है? बुद्धि का है या फिर एक तरह से पक्ष, जैसे कहते हैं ना मेरा मत तो ये है ना, पक्ष, एक तरह से विचार रख सकते हैं, ठीक है। मति, वो मति होता है बेटा जो आप बोल रहे हो बुद्धि। इस मत का मतलब मेरा अरे वो है एक तरह से वो पक्षी ही है, जो वोट बोल रहे हो आप, वो पक्षी ही है। जैसे मान लो अगर मैं आप लोगों को 2 टीमों में बांट दूं और कि आपको इस तरफ जाना है उस तरफ जाना है, तो आप कहेंगे मेरा पक्ष ये है, यानी मेरा मत तो ये है। तो मत का मतलब हो गया एक तरह से पक्ष, वोट कह सकते हो ना। अब यहाँ पे जो एक के शब्द है इसका क्या अर्थ है?
अब यहाँ पे आप थोड़ा सा रुकोगे क्योंकि आपको इस शब्द के बारे में नहीं पता, क्योंकि ये रूढ़ शब्द नहीं है, ये यौगिक शब्द है। ये बना किससे है? ये प्रत्यय से बना है। ये प्रत्यय से बना है। ये शब्द है आपका एक प्लस इसमें य प्रत्यय जुड़ा है, यानी एक शब्द में क्या जुड़ा है? य प्रत्यय जुड़ा है। तो अब इसमें मूल शब्द आपको क्या दिख रहा है? एक। तो एक के का मतलब है अब य लगा देने से वो उसका क्या बन जाता है? विशेषण बन जाता है। मतलब एक रहने वाला या एक होने का भाव। तो इसका जो अर्थ बना वो क्या बना? एक होने का भाव। ठीक है, ये एक अवस्था है कि किसी भी चीज का एक होना। तो आपको कैसे पता चल रहा है ये? जब आपको इस शब्द के बारे में पता चल रहा है कि इस एक में यह प्रत्यय जुड़ा है हमारा, तब ये अर्थ पता चल रहा है। तो आपको अगर उसका अर्थ का तोड़कर पता चला होता है ना, तो आगे तक जो शब्द बनते चले जाते हैं और फिर ये आता है कि हमें इस शब्द का अर्थ नहीं पता, और अपने आप आपको कैसे पता चलता है? तो ऐसे पता चलता है जब तक आप रूढ़ शब्द के पास जाते हैं। तो अभी आप लोगों को क्या करना है ना, यहाँ पे इसके बगल में ना ये लिख लेना एक प्लस य, ताकि आपको आगे पता चले कि यह शब्द हमारा क्या बना है। ठीक, चलो ये तो अभी इस शब्द की बात हुई। तो हमें क्या पता चल रहा है? मत का मतलब हो गया एक तरह से पक्ष, और एक के का मतलब हो गया एक होने का भाव। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी संधि कर रहे हैं। अंतिम वर्ण क्या है? बोलो। अ। प्रथम वर्ण क्या है? आय। बड़ी ए नहीं है, आय है, वो ए और आय होता है। ठीक है, दोनों का मेल करेंगे, उत्पन्न विकार हमारा क्या होगा? आय आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा क्या बचा? आधा क यह हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा क्या बचेगा? त के नीचे हल आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये त को पूरा कर देगा, त हमारा पूरा हो गया। यहाँ पे बचा हुआ टुकड़ा, यहाँ पे बचा हुआ टुकड़ा, शब्द हमारा क्या बन गया? मतेक्य। अब मतेक्य का अर्थ क्या हो गया? नहीं पता। क्यों नहीं पता? ऊपर पता है, मत माने पक्ष, यानी मत का मत ही रख लो, और एक के मतलब एक होना। तो इस मतेक्य का मतलब क्या हो गया? मत में एक होना। ठीक है, किसी भी मत में एक होना। तो अब आपको पता चला ना अर्थ। तो ऐसे अभी इससे पहले अगर मान लो सीधा ही मैं ऐसे बताती तो शायद आपको इसका अर्थ नहीं पता होता, लेकिन आपको इसका अर्थ कैसे पता चला? इसके टुकड़ों से। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास ना शब्दावली इकट्ठी होती है। भले ही आपको ये लगता हो, अभी एकदम से लग रहा होगा अरे मैम ये तो कितना टफ है, और ये सारी चीज टफ नहीं है। जब आप इसके हर शब्द को ऐसे तोड़ना सीख जाओगे ना कि इसमें क्या संधि है, क्या प्रत्यय है, क्या उपसर्ग है, तो जो आपको एक मूल शब्द मिलता है ना छोटा सा, वो बहुत ज्यादा नहीं होते, वो छोटे छोटे ही शब्द होते हैं और उनका अर्थ आपको पता होता है, और उन्हीं से जुड़ जुड़ के शब्द बनते हैं, और फिर बड़े बड़े शब्द आप अपने आप कर पाते हैं। उतार लो जल्दी से फटाफट इसे। तो इसमें भी हमारी कौन सी संधि आ रही है? वृद्धि संधि आ रही है। ठीक है, इसके बाद लिखिए जल्दी से फटाफट जिनका, हाँ जी, जिनका हो गया है दूसरा शब्द बनाइए, सदा प्लस एव। सदा प्लस एव। अब देखो यहाँ एव का अर्थ होता है होना। ठीक है, एव का अर्थ हो गया होना। अंतिम वर्ण क्या है? आ। प्रथम वर्ण क्या है? ए। दोनों का मेल करेंगे, उत्पन्न विकार क्या आएगा? अय। यहाँ पे बचा हुआ टुकड़ा व, यहाँ पे बचा हुआ टुकड़ा सद। जोड़ देंगे इसको, पूरा हो जाएगा ये। तो द पूरा हो गया, दो मात्रा आ गई, बचा हुआ टुकड़ा, शब्द क्या बन गया? सदैव। और सदैव का मतलब क्या हो गया? सदा होने वाला। ठीक है, तो सदैव क्या हो गया? सदा होने वाला। तो एव का मतलब होना है, तो बेशक चाहो तो न याद रहे तो बगल में उसका अर्थ भी लिखते रहो। शब्द का अर्थ जिसका मैं बताती हूँ बगल में लिखते रहो ताकि आपको पता रहे। कल मैंने होमवर्क दिया था, 2 होमवर्क दिए थे, किया था घर जाके? कितने लोगों ने नहीं किया? ईमानदारी से बता देना। आए नहीं, बहुत सुंदर है ना। चलो अब तुम्हारे लिए आगे के लिए 2 दिन का हो जाएगा। उतार लो जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ जी, जितना करवा रही हूँ सारे उतार लीजिए, जहां तक इस पे आते हैं ठीक है, नहीं तो रफ कॉपी पे उतार लीजिए। हर स्थिति करवाई है ना मैंने उसमें, जो चारों आ रही हैं। आ और ए आ गई, यहाँ पे आ और आए हो गई। अब इसी तरह के तरीके से मान लीजिए अगर शब्द आ जाए, शब्द है आपका महा प्लस ऐश्वर्य।
देखो आप लोगों को मैं हमेशा बताती हूँ, संधि शुरू होने से पहले भी बताती हूँ, और थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को भी करना चाहिए, न कि केवल ये हिंदी के लिए। किसी भी विषय की जब आप तैयारी कर रहे हो, क्लास ले रहे होते हो, तो उस विषय की एक रफ कॉपी ना अलग बनाओ, बिल्कुल अलग, छोटी सी बनाना चाहे, और उसमें जब भी टीचर बता रहा होता है और वो कुछ अलग बताता है जो कि आपके मान लो विषय से अलग ही टॉपिक चल रहा है, तो आपको उस दिन की डेट डाल के वहाँ पे लिख देना चाहिए, और उस कॉपी को याद रखो ऐसे ही कि जो अलग से एक्स्ट्रा बताया था उसको याद करने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको एक के शब्द के बारे में बताया कि प्रत्यय जुड़ा हुआ है उसमें, तो एक नया शब्द आपको सीखने को मिला। ऐसे ही शब्द है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का अर्थ क्या होता है, बताएंगे कोई? कीर्ति, सौंदर्य, बताओ। पैसा, संपन्नता, और देखो यह शब्द जो बना है, पता है बना किससे है? शब्द बना है ईश्वर शब्द में यह प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है। और आप कहेंगे ये ईश्वर शब्द से यह जुड़ के कैसे बना है, तो जब प्रत्यय आएगा उस समय हम बात करेंगे। तो रफ कॉपी में यही पॉइंट लिख लेना है कि ईश्वर शब्द में यह लगा हुआ है, तो ये शब्द बना हमारा ऐश्वर्य। ईश्वर का मतलब क्या होता है? प्रभु नहीं होता बच्चा, ईश्वर का मतलब होता है राजा, मतलब मुखिया एक तरह से। हम जैसे हम बोलते हैं ना ईश्वर कहते हैं प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए, क्यों उसको ईश्वर हम शब्द बोल रहे हैं? क्योंकि वो हम सब का क्या है? मुखिया है, हम सब का राजा है, हम सबसे ऊपर है। तो ईश्वर का मतलब होता है अधिपति होना, मुखिया होना, सर्वोपरि होना। और जब हम इसमें हम यह लगा देते हैं तो यह उसका विशेषण बन जाता है, यानी ऐश्वर्य। और जब ऐश्वर्य हो जाता है तो मतलब ये कि राजा होने का भाव। तो अगर आपने इस शब्द का प्रयोग किया हो कि अरे इसके पास तो ऐश्वर्य है, और जैसे ही आप बोलते हो कि अरे इसके पास क्या कमी है, इसके पास तो ऐश्वर्य है, तो उस ऐश्वर्य होने का मतलब ये है कि ये हर एक चीज का मालिक है। मतलब उसके अंडर में क्या है? बहुत सारी ऐसी संपत्ति है, ऐसी धन संपत्ति है, ऐसी चीजें हैं कि जिस पे उसका क्या चलता है? अधिकार चलता है, उसका वश चलता है। तो जब कोई बहुत ज्यादा संपन्न होता है तो हम उसी के लिए प्रयोग करते हैं ना कि ऐश्वर्य है, ठीक है। तो वही शब्द आता है। तो अब आपको ऐश्वर्य शब्द का मतलब समझ में आ गया। तो ऐश्वर्य का मतलब सुंदरता नहीं होता। कभी आप ये देखें कि जैसे ऐश्वर्य राय है तो वो सुंदर है, तो कभी उसके दिमाग में लेके बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ऐश्वर्य का मतलब है तो सुंदरता होता है। नहीं, ऐश्वर्य का मतलब होता है जिसके पास मालिकाना हक होता है। तो जो अमीर है, जिसके पास धन संपत्ति है, अब जैसे मान लो मुकेश अंबानी है, ठीक है, या जैसे अडानी है, वो उनके पास है ऐश्वर्य। क्योंकि वो कैसे लोग हैं कि कहीं पे भी जाएंगे तो हर एक चीज के लिए क्या रखते हैं? एक तरह से मालिकाना हक रखते हैं। तो उस चीज को हम कहते हैं बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, उनके लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इसी में जब जुड़ जाएगा महा, तो क्या हो जाएगा? महेश्वर्य। तो महेश्वर्य का अर्थ कैसा हो जाएगा? जिसके पास टोटल सबसे, मतलब हम ये कहें कि मान लीजिए कि 5 लोग ऐसे हैं जिनके पास क्या है? ऐश्वर्य है, ठीक है। और इनमें भी ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनसे भी ज्यादा ऊपर अधिकार रखता है, तो उसके पास क्या हो गया? महेश्वर्य हो गया। तो ऐसे एक कदम ऊपर चलेगा, ठीक है। तो ये तो था शब्द का आपका अर्थ जो आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ से कभी भी आपसे परीक्षा में प्रश्न क्या हो सकता है, जैसे पहले तो इसी को देखेंगे, हम शब्द को करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अंतिम वर्ण क्या आ गया? आ। प्रथम वर्ण क्या हो गया हमारा? अय, ठीक है। दोनों का मेल करेंगे, उत्पन्न विकार क्या आएगा? अय आएगा। यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा हमारे पास? तो जो टुकड़ा रखा बचा वो हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा क्या बचा? महा बचेगा, पता है ना, आ को बाहर निकाला है, ये इसे पूरा कर देगा। ह पूरा हो जाएगा, ह के ऊपर 2 मात्राएं आ जाएंगी। बचा हुआ टुकड़ा हम रख देंगे यहाँ पर। शब्द हमारा क्या बन गया? महेश्वर्य, ठीक है, हो गया इस तरह से। तो यहाँ पे ये शब्द आ गया। अब मान लीजिए आपसे परीक्षक ने, उसे नहीं पूछना कि महेश्वर्य में कौन सी संधि विच्छेद है या कौन सी संधि है, ये नहीं पूछना। उसे बस आपसे ये पूछना है कि यह शब्द बना है, नीचे दिया है निम्न में से, यह शब्द बना है निम्न में से किसे?
अब मान लीजिए कि आपको ऐसे लिख के दे दिया, ए ऑप्शन कह रहा है कि महा प्लस ऐश्वर्य, ठीक है, और बी ऑप्शन कह रहा है महा प्लस ईश्वर प्लस य। तुम लोगों का समझ नहीं आ रहा मुझे। चलो ये बताओ जो मैंने प्रश्न किया है। अब ऐसे ही आपके सामने प्रश्न आ गया, आप यहां तक करके आए हो, ये वाली चीज करी है आपने, तो इसके चलते आप ये वाला उत्तर कराओगे, लेकिन परीक्षा में जब आएगा ये आएगा, फिर बैठ के पूछोगे ये कैसे हुआ, क्योंकि उसने कहा है कि महेश्वरी शब्द बना है। उसने बस एक पूछा है, उसने नहीं पूछा संधि विच्छेद, उसने नहीं पूछा प्रत्यय, सिर्फ उसने कहा है बना है, तो किससे बना है, तो उसका पूरा वर्गीकरण आपको वहां पे देना पड़ेगा कि किससे बना है। तो इसमें प्रत्यय भी जुड़ा है और इसमें यहाँ पर संधि भी हुई है दोनों के बीच में, तो इस तरह से शब्द बना है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका उत्तर है सही दोनों ही, लेकिन ज्यादा सही जो है वो कौन सा है, दूसरा, ठीक है। अगर वो संधि विच्छेद पूछेगा तो ऊपर वाला आएगा, ठीक है, संधि विच्छेद में, और जब पूछेगा कि बना है किससे बना है तो नीचे वाला आएगा। तो एक ही प्रश्न के दो उत्तर हो गए, और आप पढ़ रहे हैं, संधि भी पढ़ रहे हैं, प्रत्यय भी पढ़ेंगे, सारी चीजें। तो ध्यान रखिएगा कि मैं जो आप लोगों को शब्द यहाँ पे शब्दों का जो इस तरह से विस्तार करके आपको पढ़ा रही हूँ, वो इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि ताकि परीक्षा में वो कैसे भी पूछ ले आप बहुत अच्छी तरह से उसको कर पाए, ठीक है, समझ में आ गया ये। चलो, ये थी आपकी वृद्धि स्वर संधि। अब हमने अभी तक 3 स्वर संधि यहां पे कर ली है। अब कौन सा रह गया है, अच्छा दूसरी स्थिति रह गई है। चलो तो दूसरी स्थिति देखेंगे। दूसरी स्थिति कह रहा है कि अ या आ का मेल किससे हो रहा है, किसी ओ या औ से होता है, तो उत्पन्न विकार हमारा क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। इसने क्या कहा है, देखो ध्यान से लिखना, बाद में लिखा हुआ तो है आपके पास। किसी अ का मेल किससे हो रहा है, किसी ओ से, या किसी अ का मेल हो रहा है किसी औ से, या किसी आ का मेल हो रहा है किसी ओ से, या फिर किसी आ का मेल हो रहा है किसी औ से। 4 स्थिति इसमें आती है। हर स्थिति में उत्पन्न विकार क्या होगा हमारा, औ हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे, जैसे उदाहरण दिया है हमारा, शब्द आ गया हमारे पास परम प्लस औषधि। ध्यान दीजिएगा, ये जो औषधि है आपका, कभी कभी आपको औषधि भी मिलता है, ठीक है, ये हमारा तद्भव में आ जाता है। तो ये भी सही है आपका और ये भी सही है। तो जिस पर डबल टिक लगा है, अगर विकल्प में आता है तो सही वर्तनी आपको किस में रखनी है, डबल टिक वाला, है ना, औषधि की। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब देखो हम इसको करते हैं। अंतिम वर्ण क्या है, अ। प्रथम वर्ण क्या है, औ। दोनों का मेल करेंगे, उत्पन्न विकार क्या हो जाएगा, औ ही हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा क्या बचा, तो वो हमने रख लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा क्या बचा, परम, म के नीचे हल बचेगा। हल क्यों बचा, अ बाहर आ गया, ठीक है। हम इसे जोड़ देंगे, यहाँ पे आओ म को पूरा कर देगा, म पूरा हो गया, यहाँ पर बचा हुआ टुकड़ा आ गया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे बचा हुआ। अब हमारा शब्द क्या बन गया, परमौषधि, ठीक है, उतार लीजिए जल्दी से। यानी औषधियों में भी श्रेष्ठ, परम। देखो शब्द घृत, घृत माने क्या होता है, घी, तत्सम शब्द है, ठीक है। घी का शब्द है ओदन, ओदन माने क्या होता है, उबले हुए चावल,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे भात कहते हो ना, बिहार में भात बोलते हैं, तो उबले हुए चावल को कहते हैं। चावल होता है जो बना हुआ नहीं होता है, उससे चावल कहते हैं, ठीक है। और जब चावल को उबाल दिया जाता है तो संस्कृत में उसको क्या कहते हैं, ओदन कहते हैं। तो इसलिए लिख लेना, याद कर लेना इसको, फिर अर्थ की बात आएगी। तो घृत, घृत माने घी और प्लस ओदन। अर्थ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि जब भी कोई शब्द बन रहा है, संधि हम ले रहे हैं, तो वहां पे सार्थक शब्द होता है, ठीक है। चलो इसको करेंगे। हमको पता है इसका अंतिम वर्ण क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ, और इसका मेल किससे हो रहा है, ओ से हो रहा है। दोनों का मेल होगा, उत्पन्न विकार क्या होगा, अ हो जाएगा, डबल मात्रा वाला हो जाएगा। यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा, ये रख लिया, और यहाँ पे हमारे पास जो टुकड़ा बचा, अब देखो री तो इसमें ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा, त के नीचे हल लगेगा, ठीक है। तो यह शब्द हमारा, अब इसको जोड़ देंगे, ये ओ इस त को पूरा करेगा, तो त हमारा पूरा हो गया, ठीक है। ये जो घ है, घ के ऊपर ड़ी आ जाएगा, और बचा हुआ टुकड़ा शब्द क्या हो गया, घृतोदन। तो घृतोदन का क्या अर्थ हो गया फिर, घी के चावल, ठीक है। हाँ जी, एक तरह से भोजन का नाम हो गया, ठीक है, किसी व्यंजन का नाम हो गया। जैसे हम कहते हैं ना नमकीन चावल, आज तो नमकीन चावल खाने का मन कर रहा है, तो मान लो कि घी के बने हुए चावल खाने का मन होगा, तो क्या बोलेंगे, आज तो घृतोदन बना लो, ठीक है। इस तरह से व्यंजन का नाम है। शब्द आता है जैसे महा प्लस ओज, जिनका ये हो गया है, अगला करेंगे महा प्लस ओज। ओज का मतलब क्या होता है, ओज का मतलब होगा ऑरा। ऑरा समझते हो, जो मनुष्य के चारों तरफ एक अदृश्य कहें ऊर्जा होती है, उसको कहा जाता है ओज संस्कृत में, जिसे अंग्रेजी में ऑरा कहते हो। अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, आ। प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा, ओ। दोनों का मेल करेंगे, उत्पन्न विकार क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा, ज। यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा, महा। ह के नीचे हल रहेगा, ये इसको पूरा कर देगा, ह पूरा हो गया, शब्द हमारे पास आ गया, क्या बन गया, महोज। तो महोज का मतलब क्या हो गया, महाओज, यानी जिसका ऑरा बहुत तेज हो, तीव्र हो। तो महोज कहते हैं, आपने देखा होगा कि जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनती है, तो उनकी मूर्ति बनती है तो उनके सिर के ऊपर ऐसे पीछे से एक चक्र सा दिखता है ना, प्रकाश रूपी, हाँ, लाल सा थोड़ा प्रकाश जैसा, तो वही होता है महोज, ठीक है। यानी ऑरा इतना बढ़ जाता है कि वो प्रकट हो जाता है, दिखने लगता है, वही क्या होता है, महोज कहलाता है। चलो, तो ये आपकी वृद्धि संधि यहाँ पे हो गई, लिख लिया हमने। देखो चार चार उदाहरण लिए, चारों स्थितियों के उदाहरण ले लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे इनमें परिवर्तन हो रहा है। अब हम लोगों ने जो संधि पढ़ी है, तो हमने संधि में देखा कि अभी तक हमने 3 संधि पढ़ी हैं। कौन कौन सी संधि पढ़ी है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। तो इनमें आपको याद है, जो भी मैंने याद रखने के लिए बोला है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हम देखते हैं कि कौन कौन सा हमने देखा है। तो हमने देखा कि जो हमारी दीर्घ स्वर संधि है उसमें ए या आ और ई या ई आपस में मेल करते हैं, ऊ या ऊ आपस में मेल करते हैं। तो हमको पता है कि ये आपस में मेल करके उत्पन्न विकार हमारा क्या होता है, दीर्घ होता है। यहाँ पे आपस में मेल करते हैं तो उत्पन्न विकार क्या होता है, दीर्घ होता है। यहाँ पे ये आपस में मेल करते हैं तो उत्पन्न विकार हमारा दीर्घ होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जब हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो उत्पन्न विकार है वो क्या हो रहा है, दीर्घ हो रहा है। तो याद करना, यहाँ पे सिखा रही हूँ आपको कैसे याद करना है इसमें। तो यहाँ पर लघु और दीर्घ में से उत्पन्न विकार आ रहा है हमारा दीर्घ, तो इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, दीर्घ संधि कह देते हैं, ठीक है।
अब जो हमारी गुण संधि और वृद्धि संधि है, इसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। अभी तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है, लेकिन जब आप 10-5 दिन आगे चलते हैं तो जब पीछे आकर देखते हैं तो आपको ये लगता है कि गुण संधि में यानी हमारे गुण संधि में ए आ रहा है और यहाँ पे हमारा अय आ रहा है, उत्पन्न विकार। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई समझ में नहीं आ रहा कि आय किस में आ रहा है और ए किस में आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन सा लगता है। तो मैं आपको इसको इस तरीके से समझाऊंगी कि आप ना संधि के नाम से ही उसका विकार पहचान लेंगे। किसी भी संधि की पहचान करने के लिए आपको उत्पन्न विकार पर फोकस करना है, ठीक है। तो जैसे देखेंगे हम, जब हम गुण संधि को देखते हैं तो इसमें हम किसी ए या आ का मेल कर रहे हैं। किससे? जब हम मेल कर रहे हैं ई के साथ या ऊ के साथ या ड़ी के साथ, ठीक है। तो हमको पता है कि जब इनका आपस में मेल होता है, ये इसके साथ मेल करके क्या बनाता है? ए बनाता है। ये इसके साथ मेल करके क्या बनाता है? ओ बनाता है। और ये इसके साथ मेल करके क्या बनाता है? अर बनाता है। तो यहाँ पे आ गई हमारी गुण स्वर संधि। अब हम देखेंगे वृद्धि संधि हमारी क्या कहती है। तो वृद्धि संधि में हम देखते हैं कि इसमें भी जो हमारा मेल होता है वो क्या होता है? ए या आ के साथ मेल होता है, लेकिन किसका होता है? इसमें तो ई, ऊ और ड़ी आ गए और यहाँ पे हमारे क्या आ जाते हैं? ए, आय और ओ और आओ, ठीक है। तो यहाँ पे जब इनका आपस में मेल होता है तो उत्पन्न विकार क्या आ जाता है? आय हो जाता है। और जब इनका आपस में मेल होता है तो उत्पन्न विकार हमारा क्या आ जाता है? आओ आ जाता है, ठीक है। ये हमने देख लिया, ये हमें याद रखना है। अब इसमें कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे ए और ओ आ रहा है, यहाँ पे आय और आओ आ रहा है, इनमें कंफ्यूजन आ जाता है। तो अब इसको ऐसे याद करो, जैसे आपने दीर्घ संधि को याद किया कि उत्पन्न विकार हमारा दीर्घ तो दीर्घ संधि। अब यहाँ पे याद रखना है कि जैसे यहाँ संधि का नाम क्या है? वृद्धि संधि है। तो वृद्धि का मतलब होता है विकास। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे मान लो आपने स्वर बनाया यहाँ पे ए और दूसरा स्वर बनाया अय, अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों स्वर में किसमें ज्यादा विकास हुआ है, तो किसमें होगा? आय में, यानी इसमें ज्यादा वृद्धि हो गई है। कैसी वृद्धि हो गई है कि इसमें एक मात्रा और एक्स्ट्रा हो गई है इसकी तुलना में, तो इसमें वृद्धि हो गई। अब मान लो हम इसकी मात्राओं पे बात करें, इसकी मात्रा कैसे होगी? 1 और इसकी मात्रा कैसे होगी? 2। तो इनकी मात्राओं में भी अगर तुलना करें तो मात्राओं में भी इसमें वृद्धि हुई है ज्यादा। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि वृद्धि से वृद्धि याद रखना है। तो जब भी वृद्धि संधि होगी तो जो विकार है वृद्धि वाला होगा, ठीक है, दोनों में। तो इस तरह से याद रखना है। अब इसी तरह से मान लीजिए कि आप ओ या आओ को, इनको याद रखना है। तो अब हम इन दोनों में तुलना करके देखें कि भाई वृद्धि किस में ज्यादा हुई है, तो इसमें ज्यादा हुई है। अब मात्रा की भी बात करके देखें तो इसकी मात्रा में ज्यादा वृद्धि होती है, ठीक है। तो हम समझ गए कि वृद्धि में वृद्धि वाला विकार चाहिए। तो वृद्धि में वृद्धि वाला विकार आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। और बाकी शेष जो बचा वो क्या हो गया? गुण संधि, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को ये? तो अब ध्यान रखना, ये जो अभी मैंने आपको बताई है यहाँ पे कि वृद्धि से वृद्धि वाला याद रखना है, तो ये कोई नियम है या ये ट्रिक है? तो याद रखना नियम नहीं है, ये क्या है? ट्रिक। मुझे कई बार डर लगता है कि मैं बताती हूँ आपको ट्रिक और फिर मुझे कोई बच्चा क्लिप भेजता है कि फलने वाले सर बता रहे हैं कि ये कोई नियम है। तो ये मैंने खुद ही इजाद किया है आप लोगों को याद करवाने के लिए। किसी दुनिया की किसी किताब में ऐसा कुछ लिखा नहीं होता, हम बस इसको याद रखने के लिए ऐसे बनाते हैं। फिर कभी कहें कि ऐसे कहते हुए कि देखो इसमें वृद्धि हो जाती है तो इसीलिए वृद्धि संधि में आता है, ये कोई नियम नहीं है ऐसा, है ना। तो ये नहीं समझना, बस हम इसको ट्रिक के रूप में यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ गई ना। तो तीनों को हमने यहाँ पे देख लिया। अब इन तीनों संधि में आपकी मर्जी है, ये तो दिमाग के लिए है। लिखना चाहते हो तो लिखना है, फोटो खींचना चाहते हो फोटो खींच के रख लो, घर लिख लेना। ये 3 मेन, ये वैसे आपके पास लिखा हुआ है बालक, लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपना देखिए पेज अंतिम, है ना। कौन से? नहीं, यहाँ नहीं, नहीं बालक, यहाँ पे नहीं।
अभी बताती हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। पेज नंबर 52, 52, पेज नंबर 52, 52 दिख गया? तो सारा लिखा हुआ है ये। यहाँ तो आपको बस इसे समझना, भी हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये जो तीनों संधि है ना, इन तीनों संधि में एक प्रकार का गुण बना है। एक प्रकार का किस तरह का गुण हम देख रहे हैं? जैसे हमने संधि करी तो आपने देखा होगा हमारी संधि का नियम क्या था कि प्रथम शब्द का कौन सा वर्ण है? अंतिम वर्ण। मेल किससे कर रहा है? द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ऐसा तो नहीं हो रहा कि प्रथम शब्द का प्रथम वर्ण और द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण, तो वो तो मेल होगा ही नहीं, क्योंकि नजदीक वालों का ही मेल होता है। तो नजदीक वाले कौन से हैं? अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण। तो देखो अभी आप लोगों ने क्या देखा कि हमारी दीर्घ संधि और हमारी गुण संधि और हमारी वृद्धि संधि, इन तीन संधियों में जो आपस में वर्णों के मेल होकर जो विकार उत्पन्न आने का नियम है वो कैसा है? तो वो नियम ऐसा है कि एक वर्ण हमारा यहाँ से आता है और एक वर्ण हमारा यहाँ से आता है। ये दो वर्ण हमारे आपस में मिलते हैं और क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे दो वर्ण मिल रहे हैं और क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। तो ये हमारे संधि का जो नियम आ रहा है ये हमारे तीन संधि में अभी तक आ रहा है, लेकिन अब के बाद जो हमारी संधि आएगी आगे, यानी यण संधि और अयादि संधि जो हमारी आएंगी, उनमें ये नियम काम नहीं करेगा। उसमें क्या होगा? यह नियम हमारा बदलेगा और यह नियम हमारा क्या हो जाएगा? तो ये तो हमारी शुरुआत की तीन संधियों के लिए हो गया ये वाला हमारा नियम, ठीक है। अब जो हमारी स्वर संधि में दो संधि आएंगी उनमें हमारा नियम क्या होगा? जो दो संधि होंगी, यण संधि और अयादि संधि, उसमें क्या होगा कि ये अंतिम वर्ण होगा और ये प्रथम वर्ण होगा, ठीक है। इन दोनों का आपस में मेल तो होगा, लेकिन परिवर्तन दोनों का एक नहीं होगा। तो परिवर्तन क्या होगा? ये जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है ये परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, ये परिवर्तित हो जाएगा। और जो इसके पीछे जो ये हमारा प्रथम वर्ण है ये जस का तस रहेगा, जैसा ऊपर है वैसा का वैसा नीचे रहेगा, और ये आपस में फिर क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, ठीक है, फिर ये जुड़ जाएंगे। तो ये वाला नियम हमारा चलेगा यण संधि और अयादि संधि के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, इन नियम को मैंने एक नाम दिया है, इसे हम कहते हैं प्रेम का नियम, ठीक है, यह है प्रेम का नियम। अब ये प्रेम का नियम कैसे है तो उसको समझो। एक लड़का और एक लड़की दोनों आपस में प्रेम में पड़े और दोनों क्या हो गए? एक हो गए कि मैं और तुम गर हम हो जाते, तो ये मैं और ये तुम क्या हो गए? हम हो गए, एक हो गए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है प्रेम का नियम। लेकिन ये वाला जो नियम है इसको नाम दिया है घुसपैठिया नियम, ठीक है। अब ये घुसपैठिया कैसे है? तो ये घुसपैठिया ऐसे है कि एक घुसपैठिया आया हिंदुस्तान में अंदर, इसका इरादा था बम विस्फोट करने का। अब हमारे सैनिक भी तैनात हैं, दोनों की आपस में मुलाकात हुई, इसको शक हो गया कि ये कुछ गड़बड़ है, तो इसने इसकी जासूसी की, पता चला कि ये तो बम विस्फोट करने के इरादे से आया है। तो इसने क्या है, इसे मार कूट के इसको बोला कि बोल भारत माता की जय, इसे हिंदुस्तानी बना दिया, यानी देशभक्त बना दिया। अब ये पहले तो पाकिस्तानी था, अभी क्या हो गया? हिंदुस्तानी हो गया। लेकिन इसको ना ये जो है इसको डाउट है कि अगर मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो ये फिर से कहीं उल्टा फुल्टा ना करने लग जाए। इसने कहा मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, तेरे पे नजर रखूंगा, तो ये इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। तो ये आपका बन गया घुसपैठिया नियम। अब ये ध्यान रखना, ये जो दोनों पॉइंट दिए हैं मैंने, ये कोई नियम नहीं है। कभी ये कहने लग जाओ आगे, फिर मुझे ये भी खतरा रहता है, इसलिए मैं हमेशा खंडन करती हूँ हर क्लास में कि बाद में कहें कि निधि मैम के अनुसार प्रेम का नियम किन किन संधियों में आता है, और उत्तर आने लगे कि दीर्घ संधि में, वृद्धि संधि में और गुण संधि में, ठीक है। क्या नहीं, इसको अक्षर नहीं कह सकते, ये वर्ण वर्ण ही है,
ये अक्षर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अक्षर व्यंजन वो होता है जिसके साथ स्वर होता है, और यहाँ पे हम स्वर को नहीं ले, हम किसी ऐसे दो वर्णों को एक साथ नहीं ले रहे, हम एक ही वर्ण को ले रहे हैं, और एक ही वर्ण एक वर्ण के साथ मेल कर रहा है, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो। पर अभी हमारे साथ व्यंजन का टकराव तो है नहीं, अभी तो हम स्वर ही पढ़ रहे हैं, तो स्वर स्वर आ रहा है, तो स्वर को हम अकेले में भले ही अक्षर कह दें, लेकिन अभी हम संधि में ऐसा नहीं कह सकते, तो संधि में हम क्या कहेंगे? वर्ण ही कहेंगे। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ गया ना? तो ये हमारी जो है प्रेम का नियम और घुसपैठिया नियम, ये क्या है? ट्रिक है याद करने के लिए कि वर्ण आपस में मेल कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे किस तरह से होगा? जैसे हम संधि पढ़ेंगे, मान लो हमारी यण संधि आएगी, तो यण संधि में किस तरह से मेल होगा कि मान लीजिए हमारा यहाँ पे लघु या दीर्घ ई का मेल हो रहा है किसी भी स्वर से। ठीक है, कोई भिन्न स्वर है, यानी यहाँ पे भिन्न स्वर रहेगा। अगर इस भिन्न स्वर से इसका मेल हो रहा है तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों मिलेंगे तो ये एकदम से बदल जाएगा, किसमें? य में बदल जाएगा, और यहाँ पर जो भी स्वर होगा वो उसके साथ क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो यही हमारी आगे जो संधि रहेगी यण संधि और अयादि संधि में काम करेगा। तो हमको बात क्या समझ में आई? तो हमको बात ये समझ में आई कि हमारी जितनी भी संधियों के नियम होंगे, सारी संधियों के नियम में किसी भी वर्ण को मिलाकर और उसमें विकार उत्पन्न करना एक जैसा नहीं होता। तो हमने पहले अभी तक वृद्धि संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि में जो हमने किया उसमें दो वर्ण आपस में मिलकर एक हो रहे थे। ठीक है, तो वो तीन अलग हो गई हमारी। अब जो हम पढ़ेंगे वो हमारी आएंगी दो वर्ण आपस में मिलेंगे, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में परिवर्तन होगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जस का तस रहेगा, और तब हमारी संधि होगी। तो ये जो मैंने पॉइंट बताया, इस पे इतना फोकस क्यों किया है? तो क्योंकि आपकी परीक्षा में आजकल ऐसे प्रश्न आने लगा है कि वृद्धि संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर एक वर्ण हो जाते हैं। ये लाइन दे दी, और फिर आपसे कहा कि यण संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर अंतिम वर्ण में परिवर्तन करता है और द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण जस का तस रहता है। तो ये दो पंक्ति दे दी, और फिर आपसे नीचे कहेगा बताइए कौन सा सत्य है। ठीक है, अब दोनों सत्य हैं तो आपका विकल्प रहेगा कि दोनों सत्य हैं। अब मान लो कि अगर दूसरा गलत हो जाता, ऐसे होता कि प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता है अंतिम में नहीं होता, ऐसे हो जाता तो दूसरा गलत हो जाता। तो आजकल जो आपकी परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं, मतलब अभी इस साल में जो अपडेट हुए हैं वो ऐसे हैं। तो इससे पहले मैं कभी भी आपको परिभाषाओं पे जोर नहीं दिलवाती थी। आजकल मेरे पुराने स्टूडेंट भी ये कहने लगे हैं कि मैम आपने थोड़ा सा लेवल टफ कर दिया है पढ़ाने का, पहले आप सरल से बता देती थी। तो लेवल मैंने नहीं किया है टफ, जबरदस्ती करवाया गया है। तो हम पहले तो सरल तरीके से पढ़ ही रहे हैं, और फिर उसके बाद तो अब ये वाली चीज़ आप कह रहे हो कि मैम ऐसे कैसे याद करेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको ये प्रेम का नियम, घुसपैठिया नियम, फिर आगे आएगा संतान का नियम, और भी बाद आएंगे मिसाइल नियम, कई सारे नियम मैंने बना रखे हैं। तो ऐसे उल्टी पुल्टी चीज़ों से, इंटरेस्टिंग चीज़ों से आपको याद भी हो जाएगा, तो ये इसीलिए बताया गया है। ठीक है, तो इससे आपको ये ध्यान रखना है बस अब संधियों के बारे में। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि यण संधि पे हम चलेंगे तो फिर थोड़ा सा ओवर हो सकता है। आराम से करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन सटीक करेंगे। ठीक है, हाँ जी, क्या बेटा पढ़ तो रहे हो तुम अभी संधि? इससे पहले क्लास कर रखी है? ये बताओ, हाँ क्लास हो रखी है पहले पूरी? देखो मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि परीक्षा आपकी कब है इसके बारे में आपको तब सोचना है जब आप आज के आज तैयार हो, कि अगर आज के आज पेपर लिया जाए तो मैं तैयार हूँ। और अगर आप कह रहे हो कि नहीं आज अभी मेरी मैथ की कोचिंग बची है, रीजनिंग की बची है, ये चीज़ है, तो शुक्र मनाओ, ये कहो कि भर्ती तब आए जब मेरी कोचिंग पूरी हो जाए, नहीं तो फिर वो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है इसमें, फिर वो अगले में आएगा। फिर कहोगे अरे मैम आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं चीज़ें ना। मैं सिर्फ सच्चाई बताती हूँ, ठीक है, तो ये उनके लिए सोच दो। चलो ठीक है,
कह रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं मैम, वर्ग 3 की चयन परीक्षा के लिए है क्या? बेटा आपकी कोई भी परीक्षा है, अगर उसमें संधि आ रही है तो उसके लिए ये है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।